तो मोदी तेरे को तो निचोड़ के फेंक देंगे। और तेरी जितनी भाजपा आरएसएस वाले होंगे भाई, करोड़, अबे 2-3 करोड़ हो गए ना तुम लोग, इससे ज्यादा क्या होगे? एक एक सोसाइटी में घुस के मारेंगे, क्या कर लोगे बताओ? कौन सी पुलिस आएगी बचाने? कौन सी सरकार या सरकारी तंत्र अगर गुनाह करता है, लोगों के और लोगों के खिलाफ करता है, लोगों के खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो उस सरकार को मार मार के उखाड़ फेंकने का अधिकार हमें है, चाहे संविधान दे। जो कर्म कर लिए मोदी, तुमने और तुम्हारी भाजपा ने, इतने लोग मरवा दिए धर्म के नाम पे, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, किसान के खोर बन जाना, देश खोर बन जाना, हराम खोर बन जाना, ये गलत है। क्योंकि अगर आपको पॉलिटिकली जीतना है तो हम लोकतंत्र और भारत दोनों इस सरजमीन पे तब से है जब ना तो भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई थी, ना नरेंद्र मोदी पैदा हुए। देश की सत्ता की बात हो रही भाई, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, ऐसों को दिया है, कैसे कैसे को दिया है, और भारत की सत्ता का क्या हाल किया है। देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है कि नहीं? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन हमारे देश में एक बिलौटा है, बिलौटा समझते हैं, बिल्ला, हाँ, सफेद दाढ़ी वाला बिल्ला, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये जो बिल्ला है नरेंद्र मोदी, ये खिसिया चुका है, और ये जो खिसियाना बिल्ला है नरेंद्र मोदी, ये भारत नोचे हो गया है। देखिए, मैं ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं करूंगा, 2014 से ही करूंगा। उसका कारण है कि उससे पहले तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था ये व्यक्ति। तब तो शायद बहुत सारे नहीं, अधिकांश भारत इसको जानता भी नहीं था, बस एक नाम सुना था कि बड़ा गुजरात का डेवलपमेंट किया है, सब फेक था। लेकिन 2014 से ही अगर बात की जाए तो इस देश के अंदर जिस तरीके की बातें रखी जाती हैं और जिस तरीके की ये लोग, खास करके नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके से जताने की कोशिश करते हैं कि बस ये हैं तो ही भारत है, और इनके जो पिट्ठू नीचे घूम रहे हैं वो जो हैं उन्हीं की वजह से भारत है, अदरवाइज भारत होता ही नहीं। ये बहुत गलत है। ये इसलिए भी गलत है कि हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र और भारत दोनों इस सरजमीन पे तब से है जब ना तो भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई थी, ना नरेंद्र मोदी पैदा हुआ था, ना अमित शाह पैदा हुआ था, ना आप पैदा हुए थे, ना मैं पैदा हुआ था। यानी कि इस सरजमीन पे लोकतंत्र की बात करें तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जितने भी राजे रजवाड़े, मुगल सम्राट जितने भी थे, चाहे वो हिंदू राजा रहे हों, चाहे वो मुगल सम्राट रहे हों, इस देश पे जिस किसी ने भी राज किया, चाहे टुकड़ों में किया या पूरी ज़मीन पे किया, वो सब सेक्युलर थे, वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक थे। और उसका सीधा साधा उदाहरण मिलता है, बहुत सीधा साधा उदाहरण, कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसको हम हिंदू सम्राट कहते हैं, उनके 11 जनरल हुआ करते थे फौज में, आर्मी और नेवी मिला के, जिसमें से तकरीबन 4 तो मुस्लिम जनरल थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी सेक्युलर और डेमोक्रेटिक थे। उसी तरीके से अगर आप मुगल बादशाह अकबर की बात करेंगे तो आप देखिए उनके नवरत्नों में कितने सारे हिंदू थे, सवाई मान सिंह थे, बीरबल थे, ये सब उनके ही तो थे, उनके ही तो थे। आप उससे भी पहले चले जाएं, लोग कहते हैं बाबर आया था, तो जब बाबर आया था तब इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत चलाता था, राणा सांगा उनकी सेना में शामिल थे और जाके लड़ते थे बाबर से। तो सब सेक्युलर और डेमोक्रेसी का ही प्रतीक था। तो इस ज़मीन पे, इस सरजमीन पे, हमारे भारत की सरजमीन पे डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म नया नहीं है, ये बरसों से चलता चला रहा है। पहली बात तो ये है। लेकिन ये बात सत्ता के कुछ लालची लोगों को पसंद नहीं है, और ये कहना बहुत आवश्यक है, सत्ता के कुछ लालची लोगों को। देखिए, सत्ता हथियाने के लिए राजे रजवाड़े भी लड़ लिया करते थे, और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां भी आपस में लड़ती हैं, चाहे वो चुनाव के माध्यम से ही लड़ती हों। हमारे देश में देख लिए सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय हैं, कुछ नेशनल लेवल की हैं, या आफ्टर ऑल लड़ती हैं एक दूसरे से इलेक्शन के अंदर, कोई जीतता है कोई हारता है। लेकिन सत्ता की भूख जो है, वो सत्ता की भूख हर एक में होनी भी चाहिए,
नहीं तो वो पॉलिटिकल पार्टी किसी काम की नहीं। लेकिन उस भूख को मिटाने के लिए आदमखोर बन जाना, देशखोर बन जाना, हरामखोर बन जाना, ये गलत है। क्योंकि अगर आपको पॉलिटिकली जीतना है तो आप अपनी नीतियों पे जीतें। आपकी नीति जितनी भी बने, चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, वो प्रो पीपल होनी चाहिए, लोक हित में होनी चाहिए, देश हित में होनी चाहिए। ये सब कहने की बातें हैं जो हम रोज सुनते हैं इन पॉलिटिशियंस के माध्यम से। लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो नालायक होती हैं। अब मैं नालायक की परिभाषा बताऊं। एक होता है जो इलेक्शन में ना जीत पाए तो वो नालायक हो जाती क्योंकि लायक नहीं रही, और एक होती है जो इलेक्शन जीतने के बाद भी लोकहित के कार्य ना करने के बाद सिवाय वो बाकी सब करे तो वो भी नालायक होती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर है जो इतनी बड़ी नालायक पार्टी हो चुकी है कि उसके जो सरगना है नरेंद्र मोदी, वो बिल्ला है, वो बिलौटा है जो इस समय भारत नोच रहा है क्योंकि बहुत खिसिया गया है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। वो उदाहरण इस माध्यम से दूंगा कि 2014 में जब ये सरकार में पहली बार प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी, माफ़ कीजिएगा ज़्यादा इज्जत नहीं देता हूँ तो बने और ये सब मेरे से नहीं होता, ढकोसलेबाजी में मैं विश्वास नहीं करता। तो जब पहली बार नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना, उसने कितनी कहानियाँ सुनाई, उसके बाद क्या हुआ। आप शुरुआत से अगर इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले काम तो उसने ये किया था कि अमित शाह तड़ीपार को अपने केसेस में से फ्री कराया था। याद होगा शुरुआत में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना 2014 में, तब अमित शाह पे केसेस चल रहे थे। पूरी कोशिश करके प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकारी वकीलों को दबा के और विभिन्न एजेंसियों को दबा करके सबसे पहला काम उस नालायक ने ये किया कि उसने अमित शाह को उसमें से फ्री किया। साथ ही साथ देश विरोध करना शुरू किया ना। बड़ा कमाल की बात है, नरेंद्र मोदी जिसको पता नहीं कितने सारे लोग अपना पता नहीं क्या आका समझते हैं और इतना बड़ा हीरो समझते हैं, उनको समझाने की बात नहीं है। वो तो बेवकूफ़ हैं, अंधे हैं, अंधभक्त कहते हैं ना आप लोग, वो हैं, उनकी बात नहीं है। पर 75% भारत जो बाकी बचता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से, जो उन्हें वोट नहीं करता भारतीय जनता पार्टी को, उनसे ये बात मैं कर रहा हूँ। तो आप देखिए सबसे पहला झटका जो हम लोगों को लगा था वो ये लगा था कि सुषमा स्वराज कहते कहते चल बसी, लगातार कहती रहीं कि एक के बदले 10 सर आएंगे। अब ये तो मैं भी जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी में जो टॉप के 5 लीडर हुआ करते थे उसमें से स्वर्गीय सुषमा स्वराज होती थी। एक के बदले 10 सर लाएंगे पाकिस्तान से, उसके बजाय इस नालायक ने क्या किया, इस नालायक ने नवाज शरीफ की गोद में जाके बैठ के बिरयानी खाई, उसकी माँ के पैर छुए और साड़ी और शॉल का पता नहीं क्या आदान प्रदान हुआ। अर्थात इन लोगों ने मिलकर के देश विरोध, नवाज शरीफ को तो छोड़ दीजिए, हमारे देश का है नहीं, हमें मतलब नहीं, पर जो एक के बदले 10 लाने वाला था वो नालायक वहाँ जा करके उनकी गोद में बैठ गया। फिर आप समझिए इसने चीन के साथ क्या किया, क्योंकि मुझे पता है, मैं गुजरात में इतने साल रहा हूँ कि इसका चीन से बहुत पुराना नाता है मित्रों। ये सारा टाइम चीन को इतना ज़्यादा भाव देता था कि गुजरात में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और बाकी कंपनीज़ में पूरा चीन घुसेड़ दिया था इसने, और बड़ा तारीफ़ करता था चीन की। लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई 2013 के अक्टूबर के बाद, 2014 तक में बोलता लाल आंख दिखाएंगे चीन को। असलियत क्या थी, बहकाने फुसलाने के लिए अपने लौंडे लगा देता था, कहता था बैन चाइना का नाटक करो। पर हकीकत ये थी कि बहन चाइना हो चुकी थी इस मोदी भाई की, नरेंद्र भाई मोदी की जिनपिंग बहन चाइना, ये भाई बहन हो चुके थे। इसलिए ये इनसे अपेक्षा करना कि चीन के साथ कोई भी रिश्ता खराब करेंगे, ये कतई होना भी नहीं था। उसके बाद आप आगे चलिए तो इन्होंने 2016 में पूरे देश को हचमचा दिया और हम सब जानते हैं नोटबंदी कर दी। और जिस तरीके से अब ये नोटबंदी करके अगर कोई फ़ायदा हुआ हो तो नरेंद्र मोदी तुम मुंह से राम का नाम बोलो, वरना तुम मरा मरा बोलो, है, क्योंकि इस नोटबंदी करके तुमने इस देश के इकोनॉमिक्स की कमर तोड़ दी। याद होगा वो संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी का वक्त कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया था ONGC में, और संबित पात्रा के बाद शाजिया इल्मी बनाई गई थी ONGC में डायरेक्टर। लाखों लाख रुपए की महीने की तनख्वाह हुआ करती थी। वो एक ऐसी PSU थी ONGC, ऑयल एंड नेशनल गैस कमीशन ऑफ इंडिया, जो तेल निकालती थी, कच्चा तेल और गैस निकालती थी। वो एक प्रॉफिटेबल
पीएसयू हुआ करती थी भारत की, जिसको डुबो करके इन्होंने नुकसान में ला करके खड़ा कर दिया, अर्थात आज माइनस में चलती है। बड़े बड़े भारत के जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, उनको इन्होंने डुबो दिया। क्यों डुबो दिया? क्योंकि इनको मैनेज करना नहीं आता। आप ये मान करके चलिए कि 2018 से ये सरकार, भारत सरकार बैंकरप्ट है, इसके पास 10 पैसे नहीं है खुद के कमाए हुए। चारों तरफ से लोन लेती है, आरबीआई से हमारे पैसे उठाती है, विदेशों से लोन लेती है, और इस देश के अंदर टैक्स बढ़ा के, तभी तो आपको हर चीज़ महंगी मिलती है। कितना आराम हो जाता है कि टैक्स बढ़ा दो किसी को ऊपर, आपको तो रहना है ना। क्यों हितेश सिंह जी, क्यों प्रबल पाल जी, आपको तो इस देश में ही रहना है, और जब आपको इस देश में रहना है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। और जब आपको टैक्स देना पड़ेगा तो फिर स्वाभाविक सी बात है, मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो। इस भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, आपके साथ मुश्किल से 1 या 2 करोड़ होंगे, बिल्कुल होंगे। बाकी वोटर होते हैं, आपके साथ नहीं होते। जो वोट कर देता है उसका मतलब वो ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का या जनता दल का ही आदमी हो, वोटर होता है। जो लोग होते हैं ना, लोग, वो आपके जो लोग हैं ना, होंगे भैया पूरे देश में 1-2 करोड़ होंगे, चलो 2 करोड़, अरे 3 करोड़ होंगे। और कितने संघी हैं देश में? चलिए, बीजेपी वाले 3 करोड़, 100 करोड़ से ऊपर का देश है। वो 3 करोड़ कहाँ गायब हो जाएंगे ना सर, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप कबड्डी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस देश में अराजकता पैदा करके उसको बरकरार रखना चाहते हैं। पहले गाय के नाम पे मरवाते थे, फिर राम के नाम पे मरवा रहे थे, फिर गरीबों को मरवा रहे थे, फिर किसानों को मरवाना शुरू किया। आई मीन व्हाट डू यू वांट? नहीं, क्लियर करो, इनफ। सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, पॉलिटिकल सर्कल्स हो, ये सुन सुन के मैं थक गया हूँ। हर जगह जलेबी की तरह सीधी बात की जाती है, और वो जलेबी की तरह जो सीधी बात है उसमें कुछ निकल के नहीं आता, कुछ नहीं निकल के आता। तो क्यों ना आज हम सीधी जलेबी बनाएं। है औकात नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं आप, तो आपके साथ सेना है, फौज है ना। यार एक बार क्लियर बोल दो ना। इस देश के अंदर देखो, हिंदू राष्ट्र फास्ट तो बनेगा नहीं है, ठीक है, ये तो आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, भाजपा भी जानती है, आरएसएस भी जानती है कि कोई हिंदू राष्ट्र फास्ट तो बनने वाला है नहीं है। इसलिए अगर आप मुसलमान, किसान, गरीब, इनको पीटने का अगर खाली इसलिए आप सोचते हो कि ये डर जाएंगे, ये डरे हुए हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हैं मिस्टर मोदी। कबड्डी खेलने का इतना शौक है तो एक बार मुंह से बोलो नरेंद्र मोदी कि लड़ना है। ये जो आप लोग कहते हैं, मैं कहता हूं भारत माता की कसम, संघी एक नहीं दिखेगा, 24 घंटे के अंदर सारे गायब हो जाएंगे। क्योंकि आपको अभी अंदाज नहीं है मिस्टर मोदी, आप वोटर को समझते हो कि वो आपका आदमी है, गलत समझते हो। जो भी इस देश में रहता है वो भारतीय है, और ये हम लोगों को अब सिखाना छोड़ दीजिए कि प्यार मोहब्बत से रहना है। इतने कुकर्म कर लिए मोदी तुमने और तुम्हारी भाजपा ने, इतने लोग मरवा दिए धर्म के नाम पे, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, किसान के नाम पे। सिखों को खालिस्तानी कहने लगे आजकल तुम्हारे लोग हैं मोदी, तुम्हारे लोग हर सिख को खालिस्तानी बोलेंगे, हर सिख को। इमरजेंसी में नरेंद्र मोदी तू खुद सिख बना घूम रहा था, याद है ना? तुझे सिखों की उस तरीके से शरण लेनी पड़ी थी। गुरुद्वारे जाता है तो निशान साहब का पटका पहनता है तू, और तेरे हरामजादे लोग क्या बोलते हैं, सांसद तक, कि खालिस्तानी है। अगर सिख ने अपना हाथ उठा लिया ना, अगर, तेरा एक संघी नहीं मिलेगा कहीं। और मैं तो खाली सिखों की बात कर रहा हूं, मैं तो हिंदुओं की बात करता हूं। अगर इस देश का हिंदू खड़ा हो गया ना, नकली हिंदू नहीं, आरएसएस वाला, आरएसएस कोई इस देश के अंदर कोई ठेकेदारी नहीं है उसकी, ना आरएसएस की, ना विश्व हिंदू परिषद की, ना बीजेपी। तुम साले कोई हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो, तुम
हिंदुओं की दलाली करते हो पैसा कमाने के लिए, सत्ता पाने के लिए। तो अगर इस देश का हिंदू खड़ा हो गया ना, हम सब हिंदू हैं, माँ कसम आरएसएस को ऐसे मसल डालेंगे ऐसे, दूसरे दिन तुम मिलोगे नहीं कहाँ गए, और कोई सेना नहीं और कोई फौज नहीं तुम्हें बचाएगी, कोई पुलिस नहीं बचाएगी। इतनी संख्या ही नहीं उनकी, खुला मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बिना बोले ये काम करते हैं मिस्टर मोदी। आप सेना का बल दिखा के, फौज का बल दिखा के, क्या तुम्हारे पास इतनी है, और पुलिस का बल दिखा करके आप कुछ एरिया में तो ये दादागिरी कर सकते हैं। देखिए क्या समय आ गया दोस्तों, ये बात करनी पड़ रही है इस देश के अंदर जहां हम इतने सहनशील लोग हैं, लेकिन हमारी सहनशीलता को कमज़ोरी समझा जाएगा तो मोदी तेरे को तो निचोड़ के फेंक देंगे। और तेरी जितनी भाजपा आरएसएस वाले होंगे भाई, करो अबे 2-3 करोड़ हो गए ना तुम लोग, इससे ज़्यादा क्या होगे, एक एक सोसाइटी में घुस के मारेंगे, क्या कर लोगे बताओ? कौन सी पुलिस आएगी बचाने, कौन सी सेना आएगी बचाने? तुमको अगर पब्लिक अनरेस्ट कराना ही है तो लेट्स डू इट, वी लव इट, वी लव इट। हमारे यहाँ तो सिविल अनरेस्ट का तो इतिहास है, हाँ, जिसमें बीजेपी और आरएसएस का कोई इतिहास नहीं है। संघी उन अनरेस्ट में कभी शामिल नहीं हुए, संघी तो छक्के होते हैं, इसलिए वो कभी शामिल नहीं हुए। ये सारा इतिहास तो हम भारतीयों का है, असली भारतीयों का, कि चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे हमारे भगत सिंह हो, चाहे हमारे अशफाक उल्ला खां हो। हम लोग यार जानते हैं गदर मचाना। तुम लोग तो साले अंग्रेजों के नौकर थे, आज भी हो, तुमको तो ऐसे मसल डालेंगे। ये जो 10-15 संघी बार घूमते हैं काली टोपी लगा करके, और हम बीजेपी से आए हैं और लठ दिखाने की कोशिश करते हैं लोग, भैया इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हम सहनशील लोग हैं, इसलिए नहीं कि भारतीय डरपोक है। अगर भारतीय ने तुम्हारे इन संघियों के पिछवाड़े तोड़ने शुरू किए ना, पता ही नहीं चलेगा बेटा आरएसएस कहाँ गया। सही बता रहा हूँ मिस्टर मोदी। और तुम सरकार में बैठे ना, पार्लियामेंट में आकर के तुमको उखाड़ के वहां से ऐसा जमीन में गाड़ेगा ना ये भारत, गद्दाफी वाला करके। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और इस माध्यम से इस वीडियो में कह भी दूं मैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, ये मैं आपको इन्फॉर्म भी कर रहा हूं कि जिस देश के अंदर या जिस समाज के अंदर आक्रांता हो जाता है ना राजा, देन पब्लिक अनरेस्ट होता है। जैसा आप भी जानते हैं कि धरना करना हमारा अधिकार है, प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा अधिकार है, तो आतंकवादी सरकार को उखाड़ फेंकना भी हमारा ही अधिकार है। क्योंकि हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है, इफ यू विटनेस अ क्राइम you should stop it or not let it happen further. And if you are unable to stop, inform the police or the government bodies. पर यहाँ तो जब गवर्नमेंट बॉडी ही अगर आतंकवादी हो जाएगी और क्रिमिनल एक्टिविटी करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, तो फिर आम इंसान अपना घर तो संभालेगा ना, है? ऐसे तो दब के नहीं बैठेगा कि नहीं, कि डर के बैठ जाए कि यूएपीए लगा देंगे, वो लगा, भाई तुमको जो लगाना लगा दो भैया सरकार। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि जब हम किसी भी गुनाह को होते हुए देखते हैं तो संविधान हमें कहता है उसको रोकने की कोशिश की जाए कि वो गुनाह ना हो। अगर हम उस गुनाह को रोकने में असमर्थ हैं तो हमको सरकारी एजेंसियों को या उन लोगों को बताना चाहिए कि जो उसको रोकने की या उस पर कार्रवाई कर सकें। लेकिन जब सरकारी एजेंसियां यानी पुलिस, सरकार, जब यही अगर क्रिमिनल एक्टिविटी करेगी चीफ जस्टिस साहब देश के खिलाफ, तो कौन संभालेगा इस बात को? अब आप कहेंगे या कोई और कहेगा कि हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? संविधान इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये कोई ना बोले कि हमको संविधान नहीं पता है। हमको भी संविधान पता है, उसके लिए हमें कोई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, किसी एडवोकेट के पास जाने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति को संविधान पता है, और जिसको नहीं पता है पढ़ लेगा। लेकिन जिसको पता है वो ये बात जरूर करेगा, अगर सरकार या सरकारी तंत्र अगर गुनाह करता है लोगों के और लोगों के खिलाफ करता है, लोगों के खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो उस सरकार को मार मार के उखाड़ फेंकने का अधिकार हमें है, चाहे संविधान दे चाहे ना दे। क्योंकि संविधान तो रोज बदला जाता है इन लोगों द्वारा खुद की सहूलियत के लिए। हम तो रोज नहीं बदलते, हमारी दिनचर्या तो वही है, सुबह उठो, ब्रश करो, हगो मूतो, ब्रेकफास्ट करो, काम पे जाओ, बेरोजगार बने घूमो, काम है नहीं,
दोपहर में सोचो शाम को चूल्हा कैसे जलेगा, शाम होते होते किसानों की तरह लट खाओ मार खाओ। ये बचा है हमारा देश, ये बचा है हमारा देश। तो ऐसी सरकार को तो हम मार मार के उखाड़ेंगे साहब। नहीं हम मतलब हम सब भारतीय सारे के सारे। और जिसको फ्रिक्शन में आना है मोस्ट वेलकम, जिसको घर्षण में आना है मोस्ट वेलकम। हम उनको भी मारेंगे, बदले में हमको भी मार लो, कोई बात नहीं। क्योंकि जब मार पिटाई हाथापाई करने की ही अगर नरेंद्र मोदी की इच्छा है तो इच्छा पूरी कर देते हैं ना। ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो मोदी जी, थोड़ा बोलो ना मुंह से। कम टीवी पे 8 बजे शाम को दाढ़ी बढ़ा के नोचना, तुम्हारी दाढ़ी वहीं पे 8 बजे आते हो तुम, आओ बेटा 8 बजे टीवी पे बोलो। कल कबड्डी होगी RSS वर्सेस इंडिया, देखो तुम्हारे RSS को तुम्हारी तरह ऐसे घुसेड़ देंगे अंदर। क्योंकि अगर देश तोड़ने का काम तुम लोग कर रहे हो सरकार में बैठ के तो हम नहीं होने देंगे। और मीडिया, मेरा आप लोगों से आह्वान है, मैं एक अपील करता हूं, ये जो चैनल देश के विरोध में काम करते हैं इनको तोड़ देना चाहिए। हाँ, इनके ऑफिसेस तोड़ देने चाहिए। क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन था, मरकज़ निज़ामुद्दीन को लेकर के किस तरीके से भद्दे शोज चलाए थे इन्हीं चैनल्स ने, फॉर एग्जाम्पल जी न्यूज़। और जब उसी के ऑफिस के अंदर कोरोना हो गया था तब वो जी मरकज़ बन गया था, याद होगा आपको। लेकिन इतने घिनौने प्रोग्राम करके जैसे सुधीर चौधरी जैसे हरामी लोगों ने किए थे, उसके बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ना सरकार ने किया, ना तंत्र ने किया, ना पुलिस ने किया। तो यही तो मेरा कहना है कि अगर सरकार, सरकारी तंत्र और पुलिस ये सब अगर देश विरोधी एक्टिविटी में एक तरफ हो जाएंगे और इसमें अगर आम जनता जिसके ऊपर इस तरीके के मीडिया, तो चल के जी न्यूज़ खत्म कर दिया जाए। चलते हैं, बैठेंगे उसके ऑफिस के बाहर, उसको चाय पिलाएंगे। मोदी ने उसी के ऑफिस में सुधीर चौधरी को ही कहा था ना कि जी न्यूज़ के बाहर अगर कोई पकौड़े तलता है तो उसको रोज़गार कहते हैं। आइए जी न्यूज़ वालों को बाहर निकाल के उनके ऑफिसों से उनके पकौड़े तलवाते हैं वहाँ पे और रोज़गार दिलाते हैं। क्योंकि देश को बर्बाद होने इस तरह देना तो सही बात नहीं है कि मीडिया कुछ भी करे, उस पर कोई लगाम नहीं, चल के मीडिया तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं ऐसे चैनल्स को। क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा, पर कम से कम एक अच्छा काम तो करेंगे कि ऐसे देश विरोधी चैनल्स को खत्म तो कर देंगे। ये फिर दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है जी, फिर आ जाएगा भारत इनको तोड़ने के लिए। क्योंकि पुलिस, प्रशासन, सरकारी तंत्र और ये देश विरोधी सरकारें जो हैं ये तो इस काम को नहीं करेंगी, हमको और आपको करना पड़ेगा। इस पर गौर फरमाइए। और इसी तरीके से मोदी जी खिसियाना बिल्ला खंबा नोचे और खिसियाना मोदी भारत नोचे। अब कोई सहन करने वाली बात बची नहीं है। अब तो मारेंगे तेरे को हम लोग भारत वाले, क्योंकि तू भारत को लगातार तोड़ रहा है, भारत को खत्म कर रहा है। और भारत को हम खत्म नहीं होने देंगे, तेरे जैसों को हम जेल में डालेंगे, इतना मारेंगे। इस देश के जिस भाई बहन को मेरा ये वीडियो पसंद ना आए कोर्ट केस कर सकता है। जिस भाई बहन को मेरी बात पसंद ना आए वो कोई और चैनल देख सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और RSS, 2-3 करोड़ हो तुम लोग, तुम ही लोगों ने लाइन दी है। बाबरी तुमने ढाई थी, हम तुम्हें ढाएंगे, बताएंगे नहीं, घर में घुस के।